नमस्कार साथियों, मैं हूं स्मिता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था की 3rd यूनिट का 5th चैप्टर भू संसाधन तथा कृषि। हम पिछले 2 वीडियो में भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और जिन छात्रों ने पिछले 2 वीडियो ना देखे हो वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए भू संसाधन तथा कृषि के जो कुछ पार्ट छूटे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भू संसाधन तथा कृषि का भाग 3। ठीक है, इसमें हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे और इससे हमें बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या केबीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलों में प्रमुख हैं कपास तथा जूट। इमेज की सहायता से भी आप समझ सकते हैं कि एक फोटो में कपास की फसल दिखाई गई है, फिर उससे रेशा तैयार करना दिखाया गया है और फिर उससे कपड़ा भी बन रहा है। और दूसरी एक इमेज है जिसमें जूट की फसल दिखाई है और जूट का रेशा भी दिखाया है तथा जूट का जो यूज़ है वो बोरों के रूप में भी दिखाया गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कपास। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कपास जो है वो उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्धशुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। ये भी समझ में आ गया कि कपास एक खरीफ ऋतु की फसल है जो देश के अर्धशुष्क भागों में बोई जाती है। देश विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है। यद्यपि पिछले 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, तब भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। जैसे हम इमेज की सहायता से देख सकते हैं, ये बलूचिस्तान है, यहाँ बहुत कपास का उत्पादन होता है। लेकिन पिछले 50 वर्षों से भारत में कपास उत्पादन के अच्छे प्रयास चल रहे हैं जिससे कि कपास में के क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा हैं। देश के उत्तर पश्चिमी भाग जो हैं वहाँ पर सिंचाई की सुविधा वाले भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। देश के जो उत्तर पश्चिमी भाग हैं यहाँ पर सिंचाई की सुविधा से प्रति हेक्टेयर उत्पादन अच्छा होता है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। महाराष्ट्र में जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ पर इसका उत्पादन बहुत कम होता है। अब हम देखेंगे जूट। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। आप देख सकते हैं एक मेट बना हुआ है, एक थैला भी बना हुआ है व बोरे। इनके अलावा अन्य सजावटी सामान बनाने के लिए जूट का उपयोग किया जाता है, जैसे पेपर बॉक्स है, लेटर बॉक्स है। इस तरह से कई सारी चीज़ें रहती हैं जिसको बनाने में जूट का उपयोग किया जाता है। आज भारत विश्व का 60% जूट का उत्पादन करता है। अकेला भारत जो है वो विश्व के 60% जूट का उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश के उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। अकेला पश्चिम बंगाल जो है वो देश के उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। बिहार व असम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। ये है बिहार और ये है असम, ये देश के अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। जूट देश के कुल क्षेत्र के 0.5% एरिया पर ही बोया जाता है। अब हम देखेंगे गन्ना। गन्ने से आप सभी लोग परिचित हैं। गर्मियों में गन्ना जो है वो पेय पदार्थ के रूप में बहुत अधिक यूज़ किया जाता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। यह केवल आर्द्र व उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। यह केवल जहाँ पर नमी होती है उन क्षेत्रों में बोया जाता है, परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। भारत में अधिकतर इसकी खेती वहाँ की जाती है जहाँ सिंचाई की सुविधा हो। गंगा सिंधु नदी के मैदानी भागों में इसकी बुवाई अधिकतर उत्तर प्रदेश तक सीमित है। पश्चिमी भारत में अगर हम देखें तो गन्ना का उत्पादन
महाराष्ट्र तथा गुजरात में किया जाता है। दक्षिणी भारत में गन्ना की कृषि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि में की जाती है। ठीक है, दक्षिण भारत के जो प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं वो है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। ये 2016 के आंकड़े हैं। इनके अनुसार जो है विश्व में ब्राज़ील प्रथम गन्ना उत्पादक राज्य है और भारत दूसरा गन्ना उत्पादक राज्य है। यहाँ विश्व के 19% गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अकेले भारत में विश्व के 19% गन्ने का उत्पादन किया जाता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 2.4% एरिया पर गन्ने की कृषि की जाती है। अकेला उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। अकेला उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे देश का 40% गन्ने का उत्पादन करता है। अब देखेंगे चाय। चाय से आप लोग सभी लोग परिचित हैं। सुबह सुबह सबसे पहले हमें चाय की ज़रूरत होती है। चाय एक रोपण कृषि है, यानी कि इसको रोप कर लगाया जाता है, जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा ट्रेनिन की प्रचुरता होती है। चाय उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। यह पूर्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र जलवायु वाले भागों में होती है। चाय जो है वो पूर्णतः आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र जलवायु वाले भागों में होती है, इसीलिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही चाय पैदा होती है। भारत में चाय की खेती 1840 से असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से प्रारंभ की गई थी। ये है ब्रह्मपुत्र नदी और ये सारी इसकी घाटी है और यहीं से 1840 से चाय की खेती प्रारंभ हुई थी। आज भी देश की प्रथम चाय उत्पादक क्षेत्र असम ही है। असम के अलावा पश्चिम बंगाल में भी चाय की अच्छी पैदावार होती है। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले भागों में की जाती है। दक्षिण भारत में ये हैं नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियाँ और इनके निचले भागों में चाय की खेती की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है। विश्व में चाय उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत विश्व की लगभग 21.1% चाय का उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का भाव अभी अभी घटने लगा है। चाय निर्यातक देशों में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। चाय निर्यातक देशों में प्रथम स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। असम के कुल शस्य क्षेत्र के 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है। ये जो असम है इसके 53.2% एरिया में चाय की ही खेती की जाती है। देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग में असम में ही पैदा होती है। देश की चाय का जो आधे से अधिक भाग है वो अकेले असम से ही पैदा होता है। अभी हमने पढ़ा था कि असम अकेला 53.2% चाय का उत्पादन करता है। चाय के अन्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु हैं। अन्य उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु तथा केरल में भी कहीं कहीं पर चाय की खेती होती है। अब हम देखेंगे भारतीय कृषि की समस्याएं। पहली समस्या है अनियमित मानसून पर निर्भरता, दूसरी है निम्न उत्पादकता, तीसरी है वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता, चौथी है भूमि सुधारों की कमी। अगला है छोटे खेत तथा विखंडित जोतें, फिर है वाणिज्यीकरण का अभाव, 7 पॉइंट है व्यापक अल्प बेरोजगारी। चलिए, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष फसलों का उत्पादन वर्षा पर निर्भर करता है। भारत का संपूर्ण जो भारत का क्षेत्रफल है इसमें से 1/3 क्षेत्र ऐसा है जिसपे कि सिंचाई की व्यवस्था है, नहरों की व्यवस्था है या कुआं आदि की व्यवस्था है। बाकी सारा एरिया जो है वो वर्षा पर ही निर्भर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की
अनिश्चितता व अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरी जल की आपूर्ति भी प्रभावित होती है। हम मैप की सहायता से समझ सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कभी अच्छा आता है, कभी कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि नहरी जल की आपूर्ति भी प्रभावित होती है, यानी कि नहरों पर में भी समय से जल नहीं पहुंच पाता है। अब हम देखेंगे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एक सामान्य परिघटना है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ पर सूखा तो सामान्य सी बात है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक वर्षा के कारण वहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है। निम्न उत्पादकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता बहुत कम है, यानी कि फसलों का उत्पादन बहुत कम होता है। भारत में अधिकतर फसलें जैसे चावल है, गेहूं है, कपास है, तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस तथा जापान से भी कम है। भारत की जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है, एक खेत में जो पैदावार होती है, वो अमेरिका, रूस तथा जापान से भी कम है। भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। देश के अधिकतर अनाज वर्षा पर निर्भर हैं। देश के लगभग सभी अनाज जो हैं वो वर्षा पर निर्भर हैं, जिससे इनकी उत्पादकता कम है। शुष्क क्षेत्रों में सिर्फ मोटे अनाज ही बोए जाते हैं, जिसके कारण भी भारत की फसलों की उत्पादकता निम्न है। पानी की कमी के कारण शुष्क क्षेत्र जितने भी हैं वहाँ पर मोटे अनाज बोए जाते हैं, जो कि कम पानी में ही अच्छे उग जाते हैं। इस कारण भी भारत में फसलों की निम्न उत्पादकता है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। हम देखते हैं कि आधुनिक कृषि में कई तरह के मशीनरी का उपयोग किया जाता है, जो कि किराए से लेकर हम अपने खेतों में यूज़ करते हैं। सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम या ना के बराबर होती है। खेती में जितना पैसा निकलता है उतना पैसा खेती में ही उल्टा लग जाता है, बल्कि कभी कभी और भी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अतः यह सघन संसाधन दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि निवेश करने में असमर्थ हैं। यानी कि जो अच्छे तरीके से जो खेती की जाती है सभी संसाधनों के साथ, उस तरह की कृषि करने में भारतीय किसान असमर्थ हैं। अब जैसे तैसे संसाधनों का यूज़ करते हैं, किसी से किराए से लेकर अपने खेतों को बोते हैं, कटवाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करवाते हैं, जिस कारण किसान जो है वो विभिन्न संस्थानों तथा महाजनों से ऋण लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि जितनी भी खेती में इनकम होती है वो कभी कभी पूरी की पूरी खेती में लग जाती है, और कभी कभी उनको विभिन्न संस्थाओं तथा महाजनों से ऋण लेना पड़ता है। दूसरे साल फिर वही स्थिति होती है, उनके पास फिर पैसा नहीं आता है, और इस तरह फसल के खराब होने से या मानसून ठीक से नहीं आने के कारण अगले साल फिर उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। इस तरह वो कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। भूमि सुधारों की कमी। भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित होते जा रहे हैं। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियां चलती थीं। पहली थी महलबाड़ी, दूसरी थी रैयतबाड़ी और तीसरी थी जमींदारी। और इनमें जमींदारी जो थी वो सबसे ज़्यादा शोषणकारी नीति थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन यह सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णतः फलीभूत नहीं हुए। कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा, जिससे कृषि विकास में बाधा आती जा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी क्या हुआ, कई राजनीतिक फैसले, कई राजनीतिक डिसीजंस के ऊपर कृषि डिपेंड होती गई, जिस कारण भी आज भी कृषि जो है वो अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाई है। छोटे खेत तथा विखंडित जोतें। भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। 60% से भी अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे भूजोत हैं, और 40% किसानों की जोतों का आकार 0.5 हेक्टेयर से भी कम
है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार और भी सिकुड़ रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकतर भूजोत बिखरे हुए हैं। क्या होता है कि प्रतिवर्ष जनसंख्या का दबाव भूजोतों पर पड़ता जाता है, जिससे कि उनका पार्टीशन होता चला जाता है। न्यू जनरेशन के लिए फिर दोबारा पार्टीशन होता है। इस कारण से खेत जो है वो दिन प्रतिदिन छोटे होते चले जा रहे हैं। इमेज की सहायता से हम देखेंगे कि कितनी तेजी से इनका पार्टीशन हो रहा है, कितने छोटे छोटे खेत बन चुके हैं। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ ऊपर भी इमेज में खेत छोटे छोटे बन चुके हैं। ठीक है। वाणिज्यीकरण का अभाव। अधिकतर किसान अपनी ज़रूरत या उपभोग फसलें उगाते हैं। इन किसानों के पास अपनी ज़रूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि अधिकतर किसान जो हैं छोटे किसान हैं, इनके पास ज़मीन भी कम होती है तथा परिवार बड़े होते हैं, जिससे कि वो सिर्फ अपने ज़रूरत तथा उपभोग की फसलें ही उगा पाते हैं। अधिकतर उपान तथा छोटे किसान खाद्यान्नों की कृषि करते हैं। अधिकतर खाद्यान्न फसलें उगाते हैं, जैसे गेहूँ और चावल। वाणिज्यिक फसलें यह लोग नहीं उगाते हैं, जो कि इनकी पारिवारिक ज़रूरतों को ही पूरा करती हैं। खाद्यान्न फसलें जो है वो इनकी पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करती हैं। यद्यपि कुछ सिंचित क्षेत्रों में आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण हो रहा है। कुछ जो सिंचित क्षेत्र हैं वहाँ पर आधुनिक फसलें तथा वाणिज्यिक फसलें अभी उगाई जाना शुरू कर दी गई हैं। अब हम देखेंगे व्यापक अल्प बेरोजगारी। कृषि कार्य में जितने भी लोग संलग्न हैं उन्हें वर्ष भर कार्य नहीं मिलता है। वो 4 से 8 महीने तक खेती में लगे रहते हैं। दूसरी चीज़ हम देखें कि कृषि में अगर आधुनिक संसाधनों का उपयोग हो तो 2 या 3 लोग ही कृषि कार्य कर सकते हैं, परंतु संसाधनों की कमी के कारण पूरा परिवार कृषि में लगा रहता है, जिस कारण की व्यापक अल्प बेरोजगारी दिखाई देती है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।